जय भारत, जय भारत माता की। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एनसीसी के कुछ एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। और ये जो वीडियो रहेगा ये हमारा बीए, बीएससी, बीकॉम सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और मेनली इसको हम इसलिए यूज कर रहेंगे कि हमारा स्कोर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट इज अ लिमिट सिस्टम। लिमिट सिस्टम बोलेंगे, आंसर इसका रहेगा सीरीज ऑफ टॉलरेंस। ये आपके एमसीक्यू टाइप में आएंगे, लेकिन जो हमारा इसका व्हाट इज अ लिमिट सिस्टम का आंसर रहेगा वो सीरीज ऑफ टॉलरेंस ही रहेगा। बिकॉज टाइमिंग कम था, इसकी वजह से मैंने आपका डायरेक्ट ही आंसर लिखा है स्लाइड में। सो आप इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करिए। व्हाट इज अ लिमिट सिस्टम, सीरीज ऑफ टॉलरेंस। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी लोकेटेड। आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा एनसीसी, जो ये हमारा एनसीसी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन बनता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हेड। और फिर उसके बाद हम अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एम्स नहीं, न्यू दिल्ली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनसीसी लोकेटेड? हेडक्वार्टर ऑफ न्यू दिल्ली, मतलब एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Who was the first and the only 5-star rank officer of IAF? अब इसके बाद हम बात करेंगे IAF की। तो IAF का भी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म हमारा होता है इंडियन एयर फोर्स। क्या होता है? ये IAF जो आपको दिख रहा होगा, इसका हमारा होता है IAF का फुल फॉर्म इंडियन एयर फोर्स। इसके जो हमारे थे फर्स्ट, ये आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट एंड द ओनली, मतलब ओनली को याद रखिएगा क्योंकि यही बस थे सिर्फ, अभी भी यही है ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर। तो 5-स्टार रैंक ऑफिसर ओनली सिंगल ही थे और यही थे। कौन थे वो? रिस्पेक्टेड सर अर्जन सिंह। कौन थे? रिस्पेक्टेड सर अर्जन सिंह। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Accuracy of the aim is essential for a successful shot. How can a good shooting? गुड शूटिंग हम किस टाइप से कर सकते हैं? क्या होती है गुड शूटिंग? गुड शूटिंग के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ एम तो चाहिए ना, किस चीज़ पे शूट करना है, किस पे किसी भी एम बनाएंगे उस पे शूट करेंगे। जैसे कि स्टडी में भी हम वर्क करते हैं ना कि ये हमारा एम है कि हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो सेम ही ऐसा वर्क करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू 8th क्वेश्चन। द वेट ऑफ .22 राइफल MK4H। जो हमारी वेट है .22 राइफल MK4 की, वो कितनी होगी? वो होगी हमारी 3.20 किलोग्राम। और इसको हम ऐसे भी, मतलब आंसर जैसे इसका आएगा तो वो ऐसे भी आ सकते हैं 3.2, मतलब ये जीरो जो है ये नहीं रहेगा। तो आपको मतलब बिल्कुल भी शॉक नहीं होना है, बिकॉज 3.2 होगा या फिर 3.20 होगा। अगर उसके बाद किलोग्राम लगा है तो आपको आंसर लगा के आना है यही 3.20 किलोग्राम वेट ऑफ .22 राइफल MK4H। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर। वॉल्केनोज जो होते हैं वो हमारे कहाँ पे फाउंड होते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारे पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, पोला पार्ट। पोला पार्ट मतलब जैसे कि अर्थ क्रस्ट जो हमारा रहता है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में घिसती हैं जिसकी वजह से वॉल्केनोस बाहर आता है एज अ प्रोडक्ट। जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत जो है वो भी इसी की वजह से आया था। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the chief of the air staff of Indian Air Force during the 1971 war? जैसा कि आपने देखा होगा हमारे बहुत से वीरों ने जाने दी थी, बहुत से हमारे सैनिक मारे गए थे 1971, जिसको हम कारगिल के नाम से जानते हैं।
उस समय हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे वो कौन थे? प्रताप चंद्र लाल। एयरफोर्स के चीफ थे प्रताप चंद्र लाल उस समय। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस जेट फाइटर प्लेन मेड इन इंडिया? जो हमारे भारत में सबसे पहली बार भारतीय जेट फाइटर प्लेन बनाया गया था उसका नाम था HF-24 मारुत। ये बहुत तेजी मार करता था, मतलब ऐसे लर्न करने के लिए याद कर सकते हैं। HF-24 मारुत नाम है इसका। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल इज टॉट टू NCC टू इम्बाइब। जो हमारे नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं वहाँ पे ड्रिल क्यों सिखाया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का मेनली रीज़न है जो हमारा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन सिखाने के लिए ही हमें सिखाया जाता है क्या? NCC में ड्रिल। पेसिंग इज डिफिकल्ट इन रफ ग्राउंड। पेस जो हमारी होती है पेसिंग, जैसे कि हम आइस में भी पेसिंग कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस में भी इजीली पेसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी रफ ग्राउंड पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। रफ ग्राउंड को जैसे कि आप बोलेंगे ऊबड़ खाबड़ जगह, ऊपर नीचे ऐसे। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑपरेशनल कमांड्स आर इन IAF इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स में कितने सारे ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं? तो ये होते हैं 5, और इसके बारे में अभी ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे डिमांड आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियोस इसके ऊपर बनाएंगे। राइट एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड करना है इसमें हमें MPI को, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। MPI का फुल फॉर्म क्या होगा? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। सिंपली लर्निंग चीज़ें हैं ये। मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट MPI। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 13, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लोज इन। जो हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पे जब साइक्लोन आता है तो उसमें जो हवा होती है, साइक्लोन को बवंडर बोलते हैं। तो जो हवा होती है वो किस टाइप से घूमती है? वो क्लॉक वाइज में घूमती है। क्लॉक जैसे कि हम क्लॉक देखी होगी आपने, ऐसे क्लॉक होती है, ऐसे हमारी सुई घूमती है क्लॉक में ऐसे। तो ऐसे बोलेंगे तो क्लॉक वाइज हो जाएगा, और अगर इसी के अपोजिट में ऐसे घूमने लगेगी वो चीज़ अपोजिट में तो उसको एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। वैसे आप लोगों को मालूम होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे ही आपको सिंपल ही करवा रहे हैं लेकिन है टफ ही है। Why is the red flag used when firing? रेड फ्लैग क्यों यूज करते हैं फायरिंग करते के समय? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज़्यादा, वो दूर से दिख भी जाएगा, और वो इसलिए बताने के लिए होती है कि जो फायरिंग टारगेट है वो हमारी रेंज में है, मतलब हम उस पर गोली मार सकते हैं, मतलब हमारी जो बंदूक है उस पर मार कर सकती है, तो उसके लिए रेड फ्लैग लगाया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, हियर इज़ द OTA ऑफ NCC लोकेटेड। अब आप पूछेंगे OTA क्या होता है? ये OTA बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस का, जिसको हम फुल फॉर्म जानते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेंड OTA तो क्या बोलेंगे? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। और उसका जो हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हेडक्वार्टर शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैंपटी में। कैंपटी जगह है, वहाँ पे हमारा NCC का हेडक्वार्टर है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल पासिंग एंड ऑफिसर सैल्यूट विल बी गिवन एट विच प्लेस। जब हम किसी ऑफिसर्स के, जो हमारा सीनियर है उसके बगल से निकलते हैं या फिर ऑफिसर निकलता है, कुछ भी हो, तो उसको किस फेस में सैल्यूट किया जाएगा? सैल्यूट उसको हम हमेशा 6 फेस में सैल्यूट करते हैं। ये इसके बारे में आप डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, या तो मतलब अदर से, या फिर मैं भी इसके बारे में वीडियो आगे चल के देखते हैं, डालेंगे। द एंगल बिटवीन 2 and 2 इन अटेंशन पोजिशन, ये हमारा बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दो अंगूठे, टो क्या होता है? टो मतलब होता है अंगूठे, दोनों अंगूठे के बीच में जो हमारी एंगल रहती है वो कितना रहता है?
45 डिग्री। जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा, बहुत मार खाई है मैंने तो, अटेंशन, अटेंटिस, एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो इस टाइप से। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द हील्स, जो हमारी हील्स रहती हैं वो हाई कैसे होती है, मतलब कितना ऊपर उनको उठाएंगे, तो वो हमारा रहता है स्टैंड एट ईस्ट पोजीशन। हाई हील्स को मतलब जो पोजीशन बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टैंड एट ईस्ट पोजीशन। वैसे 12 इंच रहता है जो हमारा, ये आपको 12 इंच याद करना है, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ और भी याद कर लो। स्टैंड एट ईस्ट पोजीशन में अगर पूछा जाएगा तो आपको आंसर सिंपल ही इसका देना है 12 इंचेस। 19 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द बुलेट ऑफ .22 राइफल इज, जो हमारी बुलेट की लेंथ रहती है .22 राइफल की, वो हमारी रहती है 25 mm, मिलीमीटर। आंसर गलत मत कराइए, मिलीमीटर में ही आंसर आएगा, किलोमीटर में नहीं देना है। 25 mm, .22 राइफल की जो बुलेट रहेगी वो 25 mm की साइज की रहेगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशल फोर्स ऑफ इंडियन एयर फोर्स? इंडियन एयर फोर्स में है तो उसमें हमारी एक स्पेशल फोर्स होती है, IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स। तो इसमें आपका क्या रहेगा, इंडियन एयर फोर्स की जो स्पेशल फोर्स है उसको क्या बोलेंगे? उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे गरुड़ एक पक्षी होता है, वो बहुत ही ऊंचाई तक उड़ता है, तो उसी तरह से जो हमारी स्पेशल फोर्स रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड रहती है और उसको हम बोलते हैं गरुड़ कमांडो फोर्स। क्या बोलेंगे? गरुड़ कमांडो फोर्स। मतलब कमांडो जो होते हैं उनको गरुड़ कमांडो भी बोला जाता है और उसकी फोर्स को बोला जाता है गरुड़ कमांडो फोर्स। और एक आंसर इसका और ही आ सकता है, जैसे कि GCF। अगर इसमें क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है GCS तो आप इसको कर लेंगे ना, गरुड़ कमांडो फोर्स, एक्सपेंड GCS, गरुड़ कमांडो फोर्स। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ NCC? जो हमारा NCC है उसका मेन मोटिव क्या है, मतलब NCC क्यों ही सिखाया जा रहा है? ये आंसर शायद मुझे लग रहा है गलत हो गया, मोटो ऑफ NCC नहीं है ये। NCC का मोटो ऑफ NCC शायद कब आया था, इसको मैं चेक कर लूँगा। 20, वैसे ये आपका एक आंसर होगा। मोटो ऑफ NCC अगर आता है तो उसमें आप 23 दिसंबर 1957, इसका ऐसे होगा, मोटो ऑफ NCC कब आया, मतलब कब मोटो ऑफ NCC एक्सेप्ट किया गया था। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो होता है, और इसको जो यूनिटी एंड डिसिप्लिन एज अ मोटो ऑफ NCC वॉज एक्सेप्टेड ऑन 23 दिसंबर 1957। यूनिटी एंड डिसिप्लिन मोटो जो NCC का था उसको कब एक्सेप्ट किया गया था? 23 दिसंबर 1957। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोटो ऑफ IAF टच द स्काई विद ग्लोरी। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसका मोटो बहुत ही क्लियर एंड कट है, जिसको आप देख सकते हैं, टच द स्काई विद ग्लोरी, मतलब स्काई को छूना है भाई एकदम ग्लोरी से। लर्न आपको ऐसे रहेगा, हर कोई स्काई को छूना चाह रहा है, तो इसका सिंपली आप याद कर सकते हैं, मोटो ऑफ IAF टच द स्काई विद ग्लोरी। अब इसमें हमारी बात करते हैं हाईएस्ट रैंक इन नेवी। नेवी में जो हमारे ज्वाइनिंग करते हैं सीनियर, फिर उसके बाद प्रमोशन, तो इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? जैसे आप कैप्टन रहती है इसमें, नबल फोर्स, उसमें नबल तो नेवी को ही बोलते हैं। तो थल सेना में अगर हम बोलेंगे तो कैप्टन जैसे बोलते हैं, सीनियर रहता है, तो उसी टाइप से हाईएस्ट रैंक जो हमारी इसमें रहती है एडमिरल की रहती है। हाईएस्ट रैंक इन नेवी एडमिरल। Which are the two groups on the range that fighters can divided into? जो हमारे फाइटिंग ग्रुप्स और फायरर्स रहते हैं जो फायर करते हैं, तो उनको मेनली कौन से 2 ग्रुप्स हैं जिनमें डिवाइड किया गया है? तो उसका हमारा नाम रहेगा फायरिंग ग्रुप और टारगेट ग्रुप। फायरिंग ग्रुप तो आपको याद रहेगा, फायरर्स कौन से हैं? फायरिंग ग्रुप एंड टारगेट ग्रुप। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फायरर टारगेट, फायरर टारगेट, फायर कहाँ करेंगे? टारगेट में। फायरर ग्रुप एंड टारगेट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। जो हमारी
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड होती है, उसको कौन हेड करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको ऐड करते हैं, जो कि प्रेजेंटली अभी कौन से हैं? प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका आपको एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ये कि इसका क्वेश्चन एक बन सकता है कि एन डी और इसका पी और इसका ए, थोड़ा सा क्लियर नहीं लिख पा रहा है, NDPA। तो इसका हमारा जो NDPA का इसका ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंड NDPA, तो इसका आपको क्या करना है? नेशनल डिजास्टर नहीं, NDPA नहीं हो, सॉरी, इसका आपका होगा NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कैसे कि एक्सपेंड NDMA और राइट द फुल फॉर्म ऑफ NDMA, तो इसका आपका आंसर रहेगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ IAF, इंडियन एयरफोर्स के फादर कौन है? मतलब इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत जो है वो मतलब स्थापना है वो किसने की थी सबसे पहली बार? एक तरीके से फादर तो जैसे कि आप जान ही सकते हैं, फादर ही फादर होते हैं, पिताजी। तो वो कौन है? एयरफोर्स के पिताजी जैसे कि माना जाता है सबरोटो मुखर्जी को, रिस्पेक्टेड सर सबरोटो मुखर्जी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये SSR में भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबरोटो मुखर्जी सर, तो इसको आप बहुत याद करके रखिए। फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सबरोटो मुखर्जी, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सबरोटो मुखर्जी। Now moving forward to next question, father of modern seismology, seismology is the study of inside the earth, जो अर्थ के अंदर हम स्टडी करते हैं, जैसे कि डिजास्टर टेस्टिंग चलती रहती है, साइंटिस्ट वगैरह इसकी स्टडी करते हैं कि कब वॉल्केनो आएगा या फिर कहाँ पे डिजास्टर आएगा, किस वजह से आएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स की वर्किंग कैसी हो रही है। तो वो सारी स्टडी की जो मॉडर्न है, तो मॉडर्न स्टडी के फादर कौन है? मॉडर्न सीज्मोलॉजी के फादर कौन है? तो मॉडर्न सीज्मोलॉजी का फादर माना गया है R.D. ओल्डमैन को, नहीं R.D. ओल्डहैम। कौन है मॉडर्न सीज्मोलॉजी के फादर? कौन है? R.D. ओल्डहैम, फादर ऑफ मॉडर्न सीज्मोलॉजी R.D. ओल्डहैम, फादर ऑफ मॉडर्न सीज्मोलॉजी R.D. ओल्डहैम, फादर ऑफ मॉडर्न सीज्मोलॉजी R.D. ओल्डहैम। अब तो लर्न हो गया होगा आपको भाई। अच्छा, तो एक क्वेश्चन अभी मैं पूछता हूँ आपसे, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन थे? भूल तो नहीं गए? देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी आपको, ये फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन थे? सबरोटो मुखर्जी, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सबरोटो मुखर्जी, एंड फादर ऑफ मॉडर्न सीज्मोलॉजी R.D. ओल्डहैम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फॉर्मिंग ऑफ अ स्क्वाड डन? जो हमारा स्क्वाड है उसको क्यों बनाया जाता है? स्क्वाड फॉर्मिंग क्यों की जाती है? टू चेंज द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन चेंज करने के लिए स्क्वाड फॉर्मिंग की जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वाड, चेंज द फॉर्मेशन, चेंज द फॉर्मेशन। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमने दिया ही हुआ है इसमें। एक्सपेंड द DDMA, डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सॉरी वहाँ पे कौन सा है हमारा था? नेशनल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, वो हमारा दूसरा फॉर्मूला था और ये हमारा दूसरा फुल फॉर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका है हमारा एक्सपेंड DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। DDMA का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अभी यहीं पे हमारा वो भी होगा, उसको हम चलिए देख लेते हैं, अभी आप कहेंगे नहीं तो देखा नहीं है। ये है हमारा, इसमें क्या था? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर NDMA पूछा है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और यहीं पे अगर हमारा DDMA पूछा है तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलिए, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा।
वो हमारा है वेट ऑफ .22 डीलक्स राइफल एज। जो हमारी .22 डीलक्स राइफल है उसका वेट कितना होता है? तो ये होता है हमारा 8 LBS 10 OZ। ऊपर हमने आपको बताया था 3.2 किलोग्राम वो रहता है वहाँ पे हमारा, और इसका हमने आपको बताया था 0.25 mm इसका क्या रहता है, बुलेट का साइज रहता है, लेंथ। और यहाँ पे हम LBS और OZ में यूनिट में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको LBS यूनिट में आंसर दिया रहेगा तो 8 LBS रहेगा, अगर OZ में दिया है तो 10 OZ हो जाएगा। अगर बोध ए भी आंसर दिया रहेगा तो बोध ए भी, मतलब ये ए रहेगा, 8 LBS ए रहेगा, 10 OZ बी रहेगा, तो बोध ए भी आ जाएगा। और अगर इसमें आपको तीनों आंसर देंगे 8 LBS 10 OZ 3.2 किलोग्राम, तो इसमें आपका ऑल द आंसर हो जाएगा। बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ के, तो उस हिसाब से हमें पैटर्न को लेके भी चलना है। चलिए, तो इसी के साथ धन्यवाद और ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास। और भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपना प्यार हमें लाइक के रूप में देते रहिए। धन्यवाद।